हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आप लोग को पता है अभी हाल फिलहाल में मॉनेटरी पॉलिसी आई थी हम लोग की एंड आरबीआई के एग्जाम के लिए या फिर कोई भी फाइनेंस एग्जाम जो आप लोग देने वाले हो हाल फिलहाल में, ये इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दिस ना, यहाँ पर कुछ चीजें अपन को देखने के लिए मिल रही थी प्रीवियस कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज में कि हमारे जो रेपो रेट्स हैं उनको आरबीआई 0.50% से या फिर बेटर से 50 बेसिस पॉइंट से बार बार कम कर रहा था। तो यहाँ पर अभी हमारे पास में क्या न्यू अपडेट्स हैं, उन्हीं को जानने के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये जो अपडेट्स हैं ये आपकी अगस्त 2025 में रिलीज हुई मॉनेटरी पॉलिसी की हैं। तो हम आज इसी के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। एंड इसके अलावा यहाँ हम केवल फैक्ट्स नहीं देखेंगे, रेदर हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो एक एनालिटिकल फॉर्म में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, मीटिंग डेट जो थी वो आपकी 4 से 6 अगस्त तक थी। रेपो रेट जो है वो अब यहाँ पर 5.5% ही रखा गया है। और यहाँ पर पहले ये क्या था कि चेंजेस किए जा रहे थे, लेकिन अब इस बारी आपका ये सेम है, कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं किया गया है। ना तो रेपो रेट बढ़ाया गया है और ना ही रेपो रेट को कम किया गया है। फिर बात करें पॉलिसी स्टांस की, तो ये आपका न्यूट्रल है, जिसका मतलब हमारा ये बोल सकते हैं कि एक वॉचफुल अप्रोच है। एंड आरबीआई ने ना अपनी लास्ट पॉलिसी में भी ये चीज बोला था कि फ्रॉम नाउ ऑन हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि डेटा क्या बोल रहा है और हम डेटा के अकॉर्डिंग स्टेप्स लेंगे, ना कि यहाँ पर हम लोग क्या टारगेट्स रख रहे हैं। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो फ्यूचर में भी ऐसे कोई हमें रेट कट्स अनाउंस नहीं किए गए हैं। ऑल्सो यहाँ पर जो मार्केट एक्सपेक्टेशंस हैं वो ऐसी नहीं थी। ये मानकर चला जा रहा था कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो अभी कम हो जाएंगे। अच्छा, अब 3 बार यहाँ पर लगातार रेट्स में कट देखने के लिए मिला, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि करेंटली आरबीआई जो है इन्होंने एक पॉज लिया है। बट अगर हम बात करें कि सडन साइलेंस भाई आखिर आया क्यों है, तो सबसे पहले तो अगर हम रिकैप करें तो अपन ने देखा कि जो टोटल कट हुआ है वो 100 बेसिस पॉइंट्स का हुआ है। अब बेसिस पॉइंट्स क्या होते हैं, देखो एक बेसिस पॉइंट यहाँ पर, सॉरी 100 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पर 1% के बराबर है। ठीक है, तो पहले जहां हमारा रेपो रेट 6.5% था, अब कितना रह गया, अब ये आपका हो चुका है यहाँ पर 5.5%। तो रेपो रेट जो है वो आपके कम हो रहे हैं। अच्छा, रेपो रेट्स कम होते हैं तो आपको पता है आपके इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए ये वाला पार्ट जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझना। अब जो रेपो रेट्स हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये आपके पहले फरवरी में कट हुए, फिर आपका अप्रैल, बेसिकली यहाँ पर जो फरवरी, अप्रैल एंड जून, ठीक है, इन तीनों टाइम में आपके रेपो रेट्स कम हुए, जो 3 बार यहाँ पर कट हुआ है। तो आखिर यहाँ पर ये कट्स हुए क्यों हैं, इसका हम क्या मतलब निकाल सकते हैं और क्या इम्पैक्ट आएगा, ये तीनों ही चीजें अब हम समझने वाले हैं। तो ये जो पॉज आया है इसके डोमेस्टिक रीजन सबसे पहले तो समझते हैं। तो गाइज, अभी जब मैंने आपको वीकली करंट अफेयर्स पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो इन्फ्लेशन है वो लगातार यहाँ पर अब हमारा कम होता दिख रहा है, इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है। तो अब ये आपका 3 पॉइंट कुछ चल रहा था, है ना, 3 पॉइंट समथिंग के अराउंड पहुंच चुका था। फिर आपका पहले कितना रहता था, 4% से भी ऊपर चला गया था। और अब ये यहाँ पर जून का जो सीपीआई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो आपका 2.1% हो गया, राइट। ऐसे ही अगर हम बात करें सीपीआई की, तो अभी लेटेस्ट सीपीआई की जितना भी हमारा डेटा आता है वो यही बोल रहा है कि भाई फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में आपका ये 3.7% से 3.1% तक चला जाएगा। और ये माइट भी यहाँ पर ईयर एंड जब होगा, कौन सा ईयर एंड, दिसंबर वाला नहीं, जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेकर आपका 31 मार्च तक चलता है। तो 31 मार्च 2026 तक कहीं जाकर माइट भी आपका ये जो रेट है ये 4% तक हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ टारगेट है वो भी अनचेंज चल रहा है, 6.5% चल रहा है। एंड इवन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी आईएमएफ ने अपना जो डेटा दिया, इसके अलावा जो वर्ल्ड बॉडीज डेटा दे रही हैं, वहां पर भी हमारा जीडीपी रेट जो है उसमें कोई खास चेंजेस देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ये भी आपका कांस्टेंट ही चल रहा है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पॉलिसी ट्रांसमिशन लैग की, कि भाई किस तरीके से जो हमारी आरबीआई है वो अपने पॉलिसीज में चेंजेस लेकर आ रही है, तो यहाँ पर आरबीआई ने बोला है कि जो मैंने अर्लियर कट्स करे हैं,
अब मैं चाहती हूँ यहाँ पर कि भाई ये जो चेंजेस हैं ये हमारे बैंकिंग सिस्टम भी अपनाए। अब आपको पता है जब आरबीआई रेपो रेट चेंज करती है तो आरबीआई यहाँ पर चाहती है कि बैंक्स भी अपना इंटरेस्ट रेट जो है उससे कम कर दे, है ना। तो अब बैंक्स यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स कब कम करेंगे, तो यहाँ पर अभी उनको टाइम दिया गया है कि अब आप थोड़ा अडेप्ट कर लो, क्योंकि देखो होता क्या है, अब बैंक्स के लिए इंटरेस्ट ही तो उनकी मेन इनकम है। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी इनकम पर भी इम्पैक्ट आएगा, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा टाइम लिया जा रहा है। अब आती है बात यहाँ पर 10 ईयर का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड है वो भी स्टेबल चल रहा है 6.3% पर, जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो मार्केट कंडीशंस हैं वो काफी सही चल रही हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब कुछ हमारे ग्लोबल फैक्टर्स भी डेफिनेटली वर्क करते हैं। तो यूएस इंडिया के यहाँ पर ट्रेड टेंशन चल रहे हैं, तो जैसा कि अभी आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो 25% अपने पॉलिसी टैरिफ्स बढ़ाए, और फिर अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले, बेसिकली एक दिन पहले ही एक नया अपडेट दिया, एक नया ट्विटर किया कि भाई यहाँ पर ट्वीट बोल करके बोला कि 5% का आपका टैरिफ लगेगा। अब टैरिफ का मतलब क्या है कि भाई यूएस जो इंडिया से सामान ले रहा है तो इंडियन एक्सपोर्ट्स में यहाँ पर क्या होगा, अब इंडिया ने एक्सपोर्ट कर सामान भेजा यूएस में, यूएस इंपोर्ट कर इन सामान पर लगने वाली जो ड्यूटीज हैं, जो टैक्सेस हैं, उन्हें 50% तक बढ़ा देगा, जिससे यूएस का सामान महंगा हो जाएगा। तो जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, राइट, उन्हें बूस्ट मिलेगा यूएस की, क्यों, क्योंकि अब लोग यहाँ पर सामान सस्ता खरीदना चाहते हैं तो यूएस का सामान उन्हें महंगा पड़ेगा। बट गाइस एक बात बताओ, इंडिया में ना आपको पता है लेबर सस्ती होती है, सामान सस्ता होता है, तो इंडिया से जो सामान जाता है ना वो यूएस में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ऑलरेडी उसकी इनपुट कॉस्ट काफी ज्यादा कम होती है। तो यहाँ पर यूएस जो है वो ये पॉलिसी अपनाकर कहीं ना कहीं जो अपने लोग हैं उनका ही नुकसान कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर रशियन ऑयल सप्लाई प्रेशर, आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर हुआ क्या था एग्जैक्टली। देखो ऐसा हुआ कि पहले ना इंडिया क्या करता था, ऑयल जो है वो अलग अलग वेस्ट एशियन कंट्रीज से परचेज करता था, बट यूरोप ने बोला कि अब हम कम तेल खरीदेंगे रशिया से, तो ये लोग वेस्ट एशियन कंट्रीज पर डिपेंडेंट रहने लग गए। अब वेस्ट एशियन कंट्रीज यहाँ पर क्या कर रही थी, क्योंकि यूएयू इनको ज्यादा पैसा दे रहा था तो इन्होंने ऑयल सप्लाई यहाँ करनी शुरू कर दी। अब इंडिया क्या करता है फिर ऐसी सिचुएशन में, वॉर के बाद में फिर रशिया से ज्यादा ऑयल खरीदने लगता है, क्यों, क्योंकि वेस्ट एशियन कंट्रीज तो यूरोपियन यूनियन पर दे रही है, अब इंडिया अपनी एनर्जी डिमांड तो पूरी करेगा ही ना, राइट। पहले तो अपना देश आता है फिर दूसरे देश आते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में यूएस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है उनको कि भाई ये तो अपने ट्रेड रशिया के साथ बढ़ा रहे हैं और रशिया से हमारी लड़ाई है। लेकिन एक और फैक्ट बताती हूँ आपको मैं, क्यों यहाँ पर जब यूएस क्या करता है, रशिया ने ऑयल दिया इंडिया को, वो ऑयल कैसा है, वो अनप्रोसेस्ड ऑयल है, ठीक है। अब इसकी पूरी प्रोसेसिंग की जाएगी इंडिया में। अब रशिया ने इंडिया को जो ऑयल दिया वो सस्ता दिया, चीपर रेट पर दिया, इंडिया ने इसकी प्रोसेसिंग कर कुछ हिस्सा तो अपने पास रखा, कुछ हिस्सा अमेरिका को वापस दिया। जब अमेरिका को ये वापस मिलता है हिस्सा तो कहीं ना कहीं अमेरिका का ही तो फायदा है, क्योंकि अमेरिका को इंडिया में प्रोसेसिंग चीप रेट्स पर हो रही, रशिया से चीप रेट्स पर आ रहा, तो अमेरिका को भी तो ये ऑयल सस्ते में मिल रहा है। बट खैर यूएस को अब डोनाल्ड ट्रंप को समझाने तो हम जा नहीं सकते हैं, तो हम अपने आप में ये चीजें समझते हैं। तो इसी वजह से इंडिया की जो एनर्जी बास्केट है वो भी अफेक्ट हो रही है। अब आती है बात जियोपॉलिटिकल टेंशंस की, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं इंडिया में, आप देखोगे तो पाकिस्तान और चाइना से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, इसराइल की आप देख रहे हैं पैलेस्टीन के साथ में कितना सिचुएशन चल रहा है, ईरान के साथ में शुरू हो गया इनका। इसके अलावा यहाँ पर यूएस रशिया में भी आपस में कुछ ना कुछ चलता रहता है। फिर अपन देख रहे हैं कि धीरे धीरे कर अलग अलग कंट्रीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रही है, स्पेशली अगर इस तरह की कंट्रीज जैसे वेस्ट एशियन कंट्रीज हो गई जो कि ऑयल सप्लाई कर रही हैं, अगर ये ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करती हैं तो डेफिनेटली ऑयल के प्राइसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर इस पॉज का मतलब क्या है, तो इसे ना यहाँ पर इकोनॉमिस्ट लोग जो है उन्होंने डॉविश पॉज बोला है। डॉविश पॉज क्या है, तो आपको डव पता है, बर्ड जो होती है डव, अब ये किसके लिए जानी जाती है, पीस के लिए जानी जाती है। अगर आप यहाँ पर पीस के लिए कहते हैं ना, इसको थोड़ा सा पीस के लिए सिंबलाइज करते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि जो आरबीआई है वो अपने डोर्स ओपन रख रहा है फ्यूचर कट के लिए, लेकिन रश नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि उसे पता है कि भाई यहाँ पर हमारे जो बैंक्स हैं
उन्हें भी कहीं ना कहीं एक टाइम चाहिए, चीजों को स्टेबलाइज करना है, और यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल सिग्नल दिया जा रहा है मार्केट्स को। तो फोकस एरियाज क्या क्या है यहाँ पर आरबीआई के, कि वो चाहते हैं एक तो प्राइस स्टेबिलिटी आ जाए, थोड़ी सी सस्टेन्ड ग्रोथ चले, ऐसा ना हो कि कोई इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर, देखो ऐसे चेंजेस जब होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस होते हैं, तो इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई पर भी इम्पैक्ट आता है। कैसे आता है, मैं अभी रेपो रेट समझाऊंगी और ये पार्ट समझाऊंगी आपको। तो इफेक्टिव ट्रांसमिशन चाहते हैं वो, कि भाई हमने जो बात बोली उसका इफेक्टिवली ट्रांसमिशन हो चीजों का, ऐसा ना हो कि हौश पौश में चीजें खराब हो जाएं। अलोंग विद दिस, जो ग्लोबल रिस्क अभी हम फेस कर रहे हैं, हमें उन्हें भी मैनेज करते हुए चलना होगा। ठीक है, अब सबसे पहले ना बोरोअर्स के लिए इसका क्या मतलब है वो मैं बताने से पहले आपको बता दूं रेपो रेट होता क्या है, जिन लोगों को नहीं पता। तो अब बैंक्स जो होते हैं, बैंक्स क्या करते हैं, आरबीआई को बोलते हैं कि भाई आरबीआई एक काम करो, हमें कुछ लिक्विडिटी की जरूरत है, तो आप हमसे यहाँ से क्या करो, कुछ पैसा हमें दे दो और हमसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लो। अब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई खरीदता है, बैंक ये बोलता है इनको कि मैं ये वापस आपसे खरीद लूंगा। तो अगर मैंने 1 अगस्त को यहाँ पर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको बेची हैं, तो फॉर से यहाँ पर 3 अक्टूबर को मैं आपसे इन्हें वापस परचेज कर लूंगा। तो एक प्री डिसाइडेड यहाँ पर डेट होगी जिसमें कि इसको रेपो बेसिकली रीपरचेज किया जा रहा है। तो रेपो रेट्स क्या होता है, रीपरचेज रेट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, अब बैंक जब यहाँ लोन ले रही है, आरबीआई से पैसा ले रही है, तो इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई कम लगाएगा। तो आरबीआई क्या चाहेगा कि बैंक अपने कस्टमर्स को भी कम इंटरेस्ट रेट पर पैसा दे। अब इंटरेस्ट रेट्स जैसे ही कम होते हैं, लोग ज्यादा लोन लेने लगेंगे। तो जब लोन ज्यादा होगा, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा, मनी सप्लाई ज्यादा होगी। मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे कर कर यहाँ पर कोशिश करेंगे कि अब हम बेसिकली यहाँ पर ज्यादा कंज्यूम करें, कंजम्पशन करेंगे, तो इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी। आगे समझ में। अब आती है बात बोरोवर्स की। बोरोवर्स कौन, जो बैंक से लोन ले रहे हैं। तो इनके लिए हमने देखा कि जो इनकी ईएमआईज हैं वो स्टेबल रहेंगी। क्यों, क्योंकि इस बारी रेपो रेट हमारा सेम रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं हुए। अगर बात करें फ्लोटिंग रेट्स की, फ्लोटिंग रेट्स कौन से होते हैं, जहां पर इंटरेस्ट रेट्स चेंज होते रहते हैं। और इंटरेस्ट रेट्स कब चेंज होते हैं, जब बेंचमार्क रेट्स आपके जैसे एमसीएलआर चेंज होगा। तो यहाँ पर कोई इमीडिएट चेंज आपके इंटरेस्ट रेट्स में देखने के लिए नहीं मिल रहा। ग्रेट टाइम है ये लोगों के लिए कि वो रीफाइनेंसिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं उनको हम बेटर टर्म्स के लिए रीफाइनेंस करेंगे, और लोन टाइप्स जो हैं वो भी लोग यहाँ पर स्विच करना पसंद करेंगे। तो अब वो एमसीएलआर बेस्ड रेट से रेपो रेट लिंक्ड लोन्स की तरफ जाना चाहेंगे। तो अलग अलग बेंचमार्क्स होते हैं, जैसा मैंने बताया फ्लोटिंग रेट में। तो यूजुअली जो इंडिया में लोन्स लिए जाते हैं वो एमसीएलआर बेंचमार्क के ऊपर होते हैं, बट अब हम इनको रेपो लिंक्ड लोन्स भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर्स कौन हो गए, जो फिक्स डिपॉजिट खुलवाते हैं, जो सेविंग अकाउंट्स खुलवाते हैं, तो जिनको बैंक यहाँ पर इंटरेस्ट पे करती है जब पब्लिक अपना पैसा बैंक को देती है। तो एफडी रेट जो है वो यहाँ पर आपके अभी सेम रहेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपीलिंग है, 7.25% है। इसके अलावा यहाँ पर करेंट रेट्स जो हैं उनको हम सिक्योर कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि हमें करेंट रेट्स के अकॉर्डिंग अपनी एफडी खुलवानी है, क्योंकि फ्यूचर में तो कम हो सकते हैं। एफडी लेडरिंग की बात करें तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो लिक्विडिटी है और जो रिटर्न्स हैं उनको अपना बेसिकली बैलेंस कर सकते हैं कि हमारे हाथ में कितना कैश होना चाहिए और कितना हमें रिटर्न्स चाहिए अपनी एफडी से। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको एडिशनल इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आप यहाँ पर वेट कर रहे थे कि भाई मुझे क्या अपने एफडी के रेट्स चाहिए और सारी चीजें, तो यहाँ पर अब आपके लिए ये बेस्ट चीज है कि आप अपने लिए एफडी भी ले सकते हो, और करेंटली लोन रेट्स भी उतने ज्यादा नहीं है, तो आपके लिए वो भी अच्छा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। बॉटम लाइन क्या है, स्ट्रेटेजिक साइलेंस की बात करें तो इन्फ्लेशन डेटा जो है वो यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई अब हमें क्या करना है, मॉनिटर जो प्राइस ट्रेंड्स हैं उन्हें बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है और उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लेने हैं। अब डेटा के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, डेटा ऊपर नीचे जैसा होगा
वैसे वैसे एमपीसी में चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। ग्रोथ ट्रेंड जो हमारा चल रहा है उसे हमें मॉनिटर करना है, हमारे इकोनॉमिक एक्सपेंशन को ध्यान में रखते हुए चलना है। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जो हैं वो डेफिनेटली इकोनॉमिक्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, तो हमें इसके लिए विजिलेंट अप्रोच रखनी होगी, कॉन्टिन्यूस एक चेक रखना होगा और यहाँ पर रेडी टू एक्ट पॉलिसी हमारी होगी कि अगर जरा भी कुछ होता है तो अगर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेना है तो हम यहाँ पर करेक्टिव एक्शन लेंगे, और अगर यहाँ पर प्रिवेंटिव एक्शन लेना है तो वो आरबीआई ऑलरेडी अपने रेपो रेट्स को कम कर कर ले चुकी है। तो हमें अब यहाँ पर जब भी अप्रोप्रिएट हो इंटरवीन करना पड़ेगा, तो आरबीआई इंटरवीन करती रहेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रेपो रेट्स है ये मूव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी आपकी मिस्टेक नहीं हुई है, क्योंकि आरबीआई यहाँ पर एक लॉन्ग गेम खेल रहा है, जहां आरबीआई जानता है कि अब उनके पास में एक बड़ा चैलेंज है ग्लोबली यहाँ पर, ठीक है। और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आरबीआई ने जो अपने रेट्स हैं उन्हें कांस्टेंट रखा है। तो आरबीआई की जो 2025 की पॉलिसी पॉज है ये एक कैलकुलेटेड मूव है, बहुत ही ध्यान से इस मूव को लिया गया है ताकि एक बैलेंस बना पाए हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डोमेस्टिकली और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, ग्लोबल रिस्क हम फेस कर रहे हैं। और ये जो डॉविश पॉज है ये यहाँ पर एक इफेक्टिव पॉलिसी ट्रांसमिशन की तरफ, एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हमें लेकर जा रहा है और बता रहा है कि अब आरबीआई यहाँ पर एक ऐसी विजिलेंट सिचुएशन रखेगा कि जब भी जरूरत पड़ेगी वो तुरंत इंटरवीन करेगा। एंड यहाँ पर इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम अब सेफ हैं और यहाँ पर एक अच्छी अप्रोच ली जा रही है। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको बहुत सारी चीजें फ्री में आपको पढ़ाते हैं, जहां पर आपको मैनेजमेंट के एमसीक्यूज हमारी तरफ से मिलते हैं, पीएफआरडीए की कॉमर्स अकाउंट्स कॉस्टिंग हमने उन लोगों के लेवल से बनाकर दी है वीडियोस जिनको बिल्कुल भी कॉमर्स नहीं आता था, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, ताकि वो लोग जो कि इंजीनियर्स हैं या फिर यहाँ पर उनको बहुत अच्छी कॉमर्स में स्ट्रेंथ नहीं है, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल का पढ़ पाए। चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।